एएलएस, जिसका फुल फॉर्म होता है अमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस या फिर लू गेरिग्स डिसीज। ये एक बहुत ही डेंजरस लेकिन रेयर बीमारी है। एएलएस इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है लू गेरिग, ये एक बहुत फेमस बेसबॉल अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर का नाम है जिसको ये डिसीज हुई थी और इसलिए उसके नाम से इस डिसीज को जाना जाता है। देखिए, ये एक होती है मोटर न्यूरॉन डिसीज। मोटर न्यूरॉन का आप मतलब समझिए। न्यूरॉन यानी कि वो नर्व सेल जो मोटर फंक्शन यानी कि मसल्स को सप्लाई कर रहा है सिग्नल्स कि आपको कब काम करना है कब नहीं करना। ये न्यूरॉन्स क्या होता है, मोटर न्यूरॉन इसमें मर जाते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स डाई, और एक बार ये मोटर न्यूरॉन मरा तो मसल के पास कोई सिग्नल नहीं पहुंचेगा। इसमें सबसे पहले क्या है, मसल वीकनेस डेवलप हो जाती है, उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब इसका जो कॉज होता है, एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक अननोन है, किसी को नहीं पता ये बीमारी हो क्यों रही है, और ये बीमारी भी अभी इनक्योरेबल है। इसका कोई इलाज नहीं है, जो भी ट्रीटमेंट है वो सारा सिम्टोमेटिक होता है। ठीक है, अब इस डिसीज में क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्रोग्रेसिव डिसीज है। थोड़ी सी वीकनेस आई फिर रुक गया, ऐसा नहीं होता। प्रोग्रेसिव डिसीज है, शुरू होती है मसल की वीकनेस से। मसल की वीकनेस आगे प्रोग्रेस जब करती है तो जो मसल्स होती हैं उसमें हो जाती है एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब अगर कोई एक मसल काम नहीं कर रही है तो वो इतनी मोटी है तो पतली हो जाएगी, और ज्यादा काम करेंगे उस मसल से तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी यानी कि मसल बड़ी हो जाएगी। जिम जाके हम यही करते हैं, मसल्स यूज करते हैं, उसको बड़ा कर लेते हैं। लेकिन ये जो मसल्स हैं जिसके पास नर्व आ ही नहीं रही सिग्नल लेके, वो मसल काम भी नहीं कर रही और उसकी एट्रोफी शुरू हो जाती है। अब जब ये एट्रोफी होगी तो पूरी बॉडी में होगी और सबसे पहले हाथ और पैर में मिलेगी, और उसको टेट्राप्लीजिया कह देते हैं, यानी कि मसल्स का पैरालिसिस हो गया, हाथ और पैर पैरालिसिस में चले जाते हैं। और ये जो पैरालिसिस होता है ये फ्लैसिड पैरालिसिस है, मतलब इसमें हार्ड नहीं हुई है मसल, ऐसा कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनेगा, इसमें फ्लैसिड हो जाएगी, मतलब मसल एट्रोफी हो गई, पतली हो गई और मसल का टोन खत्म हो गया। मसल ऐसा लगेगा फैट से भी ज्यादा सॉफ्ट है और बिल्कुल पतली पतली है। इसमें होता है फ्लैसिड टेट्राप्लीजिया। अच्छा, फ्लैसिड टेट्राप्लीजिया के बाद जब हाथ पैर इन्वॉल्व हो गए उसके बाद डेथ होती है पेशेंट की रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट की वजह से। एक बार रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो गई उसके बाद पेशेंट की डेथ होना निश्चित है। अब उसको डिले कर सकते हैं वेंटिलेटर और बाकी सारी चीजों से, लेकिन डेथ इसमें होना निश्चित है क्योंकि ये बीमारी का अभी तक किसी के पास कोई क्योर नहीं है और सारा जो ट्रीटमेंट है सिम्टोमेटिक है। अब देखिए, ये तो होगा साइन सिम्टम्स, और इसका किस पर्टिकुलर ऑर्गन को ये अफेक्ट कर रहा है या किस पर्टिकुलर न्यूरॉन्स को ये अफेक्ट कर रहा है, मोटर न्यूरॉन को। इसके साथ साथ ट्रीटमेंट में आपको पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट नहीं है लेकिन फिर भी किसी को मसल वीकनेस और एट्रोफी हो रही है तो वो बेड पे पड़ा रहेगा। तो इमोबिलाइजेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बेड सोर बन जाते हैं, रिपीटेड इन्फेक्शंस भी होते हैं इन पेशेंट को। तो जनरल नर्सिंग केयर होती है इन पेशेंट्स की। एक बार फ्लैसिड पैराप्लीजिया हो गया तो मसल्स आर्म्स का, लिम्स का, मतलब पैर का और हाथ का रेगुलरली फिजियोथेरेपी कराया जाता है। रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व हो गई तो उस पेशेंट का एबीजी और सैचुरेशन और रेस्पिरेटरी बेसिकली मॉनिटरिंग करी जाती है, जरूरत पड़ने पर इसको वेंटिलेटर भी लगाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो होती है वो होता है पेशेंट की काउंसलिंग और पेशेंट के अटेंडेंट्स की काउंसलिंग। इसमें कॉग्निटिव इनिशियली जब ये मसल वीकनेस एट्रोफी है तो पेशेंट का कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते पेशेंट को, मतलब उसको कॉग्निटिव डिसफंक्शन नहीं होता, वो कॉन्शियस होता है, उसे समझ आ रहा होता है क्या हो रहा है। और फिर धीरे धीरे जब ये बढ़ता है तो लेटर स्टेज में कॉग्निटिव प्रॉब्लम दिखनी शुरू होती हैं। इस स्टेज पे पेशेंट की काउंसलिंग और अटेंडेंट्स की काउंसलिंग जरूरी होती है कि इस डिसीज का क्या प्रोग्रेशन है और इस डिसीज में आगे किन किन चीजों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा।